हेलो, बीएससी थर्ड ईयर। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट का बी पोर्शन कर रहे थे, जिसका टाइटल है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। आज हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। कल हमने अध्ययन किया था कि मेटल कॉम्प्लेक्स की जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उस स्टेबिलिटी को टू वे मोड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दो प्रकार का तरीका है स्टेबिलिटी को बताने का, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, दूसरा काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी का अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार से अध्ययन करते हैं कि थर्मोडायनेमिक तरीके से, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट में कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। जब उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम काइनेटिक एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम स्टेबल और अनस्टेबल टर्मिनोलॉजी का यूज़ ना करके लेबाइल और इनर्ट टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। कल हमने मुख्य रूप से जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अध्ययन किया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को किसी कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के काइनेटिक एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी का हम अध्ययन करेंगे। काइनेटिक एस्पेक्ट में, जैसा कि हमने कल बात की थी, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस या उसकी जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि वहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन हो रही है वहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना फास्टली आता है, उसका रिएक्शन का रेट क्या है और उसके अकॉर्डिंग उस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म क्या है। तो जब हम काइनेटिक एस्पेक्ट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस का स्पीड और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शंस का मैकेनिज्म, इनके बारे में अध्ययन करके हम काइनेटिक एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या नॉर्मली किसी कंपाउंड की रिएक्शंस की बात करें जो स्टेबल होता है, तो स्टेबल कंपाउंड के लिए जो रिएक्शंस हैं वो मुख्य रूप से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की हो सकती है। धातु विस्थापन, जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, SE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल प्लस आयन के रूप में होता है और प्लस आयन या प्लस चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करता है। तो अगर धातु आयन का विस्थापन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एक्सचेंज हो रहा है, उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, SE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो SE रिएक्शंस हैं ये आप जानते हैं कि जो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग इसके टू टाइप्स हैं, SE1 और SE2। जनरली
एस ई रिएक्शंस को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एम का विस्थापन एम डैश के द्वारा हो गया है। इस प्रकार की रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें बहुत कम होती हैं। जैसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन लिगेंड्स के द्वारा सराउंडेड कंडीशन में रहता है। इस कारण मेटल आयन को सेंटर से रिप्लेस करना इजी नहीं होता है। इस कारण ये रिएक्शंस बहुत कम पाई जाती है। जो दूसरी प्रकार की रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो हैं लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन्हें हम SN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। SN का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, क्योंकि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है वो पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियाई के प्रति अट्रैक्शन फील करता है, इसलिए उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, नाभिक से नहीं बोल रहे हैं। तो जब उसका प्रतिस्थापन होगा तब उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो इनके दूसरी जो 2 टाइप्स और हैं वो भी हम देखते हैं, SNI भी देखते हैं और एक SNCB कॉन्जुगेटेड बेस वाला जो मैकेनिज्म है वो भी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम जनरल वे में बात कर रहे हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म। इन जनरल इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। X जो लिगेंड है मेटल के साथ, N लिगेंड जुड़े हुए हैं X, Y के साथ उनका रिप्लेसमेंट हो गया और इस प्रकार से ये प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिगेंड का प्रतिस्थापन हुआ है, तो ये अभिक्रियाएं कहलाएंगी लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार हमने नॉर्मल देखा कि क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य अभिक्रियाएं हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से हमने देख लिया कि 2 प्रकार की रिएक्शंस हो सकती है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, SN1 और SN2। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनके लिए ये वर्गीकरण इतना अधिक उपयोगी नहीं है। इस कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शंस का स्टडी किया गया, उनका जो मैकेनिज्म है उसके आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म या डी मैकेनिज्म, वियोजनी डी क्रियाविधि। दूसरे प्रकार का जो मैकेनिज्म है वो है एसोसिएटिव या ए मैकेनिज्म, साहचर्य ए क्रियाविधि। जो तीसरे प्रकार का मैकेनिज्म है उसे कह रहे हैं इंटरचेंज या आई मैकेनिज्म, विनिमय या आई क्रियाविधि। ये जो 3 प्रकार के मैकेनिज्म है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, ये जब हम रिएक्शंस का स्टडी करते हैं तो मुख्य रूप से उसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसमें जो इंटरेक्शन डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करती है उसके अकॉर्डिंग ये मैकेनिज्म के नाम दिए गए हैं। जैसा वियोजनी या डिसोसिएटिव जो डी मैकेनिज्म है वो SN1 जो मैकेनिज्म है उसके इक्विवेलेंट है। जैसे यहाँ पर ये इसके लिए रिएक्शन शो हो रहा है MlNX कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पर N+1 वैलेंसी थी इस मेटल आयन की और एक लिगेंड हट गया तो ये डिसोसिएशन हो गया। यहाँ पर ये डिसोसिएशन हुआ तो उससे मेटल आयन का जो वैलेंसी है वो पहले से एक कम हो गया, तो वैलेंसी डिस्टर्ब हुआ। इसका ये स्लो स्टेप है।
और ये स्लो स्टेप ही क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में जो मेटल आयन कम वैलेंसी वाला प्राप्त हुआ था उसके साथ जो एक्सचेंज होने वाला लिगेंड वाई है वो इंटरेक्शन करता है और उतनी ही वैलेंसी वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिफरेंट लिगेंड के साथ वापस बन जाता है। क्योंकि उतनी वैलेंसी वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वापस बन रहा है, मेटल आयन की वही वैलेंसी वापस प्राप्त हो रही है जो शुरू में थी, इस कारण ये स्टेप फास्ट होगा। तो इस प्रकार से x का y के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। SN1 की तरह ही ये मैकेनिज्म में 2 पदों में संपन्न हो रही है और इस अभिक्रिया का अगर हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप देखें तो उसके अकॉर्डिंग इस अभिक्रिया का वेग केवल एक रिएक्टेंट की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, SN1। जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है एसोसिएटिव या ए मैकेनिज्म। ये SN2 के इक्विवेलेंट है। SN2 के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब अभिक्रिया एक पद में संपन्न होगी और अभिक्रिया का वेग 2 क्रियाकारी अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन शो किया गया है, MlNX कॉम्प्लेक्स आयन के साथ Y लिगेंड इंटरेक्शन कर रहा है और यहाँ पर ये Y लिगेंड इंटरेक्शन करके M मेटल के साथ जुड़ गया है, बॉन्डिंग कंडीशन में आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मेटल आयन का जो वैलेंसी है वो एक बढ़ गया, तो वैलेंसी चेंज हो रही है। वैलेंसी चेंज हो रही है तो वापस ये जो बनने वाला कंपाउंड इतना अधिक स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर हम माने कि यहाँ पर मेटल आयन की जो स्टेबल वैलेंसी है वो 4 है और ये L का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 4 वैलेंसी वाला मेटल कॉम्प्लेक्स था और यहाँ पर 5 वैलेंसी वाला, तो इस कारण से ये जो प्रोसेस ये स्लो होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया, वैलेंसी अधिक हो गई, तो अब यहाँ पर कोई एक लिगेंड बाहर निकलेगा, तो Y ने इंटरेक्शन करके बॉन्डिंग कर लिया और X लिगेंड बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से MlNY कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। इसमें मेटल आयन का वैलेंसी उतना ही है जितना शुरू में। तो अब ये जो स्टेप है ये फास्ट होगा, क्योंकि उतनी ही वैलेंसी वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इस मैकेनिज्म को हम देखें तो यहाँ एसोसिएशन, जुड़ना, लिगेंड आयन का जो जुड़ना है वो डोमिनेंट है, इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम आया एसोसिएटिव या ए मैकेनिज्म। जो थर्ड मैकेनिज्म है वो है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब हुआ कि जो लिगेंड्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रहे हैं। इसे हम इन दोनों क्रियाविधियों का मिक्स फॉर्म कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव दोनों का मिक्स फॉर्म है। जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना, इसमें एक लिगेंड, जो हटने वाला लिगेंड X है, ये डिसोसिएशन प्रोसेस या स्टेप को शो कर रहा है, जबकि जो Y लिगेंड ऐड होने वाला है एसोसिएटिव प्रोसेस को शो कर रहा है। तो ये एक ही ट्रांजिशन स्टेट में हो रहे हैं, तो एक तरह ऐसे ये इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए इसे बोला इंटरचेंज प्रोसेस या एसोसिएटिव डिसोसिएटिव या डिसोसिएटिव एसोसिएशन। इस प्रकार से इनको हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इन दोनों में से अधिक डोमिनेंसी किसकी है। Y लिगेंड अगर तेज़ी से जुड़ता है और X लिगेंड का जो हटने का स्पीड है वो थोड़ा कम है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एसोसिएशन डोमिनेंट हो जाता है। तो वो एसोसिएटिव प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रियाएं हैं ये 2 प्रकार से हो सकती है। पहला इसमें है वियोजनी विनिमय।
डिसोसिएटिव इंटरचेंज मैकेनिज्म है, जिसे हम ID मैकेनिज्म कह रहे हैं, डिसोसिएटिव इंटरचेंज। तो यहाँ पर अगर हम इस मैकेनिज्म को देखें तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जो मध्यवर्ती बनेगा, उसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा डोमिनेंसी शो करता है। तो डिसोसिएटिव प्रोसेस डोमिनेंसी शो करने की वजह से मैकेनिज्म का नाम हो जाएगा डिसोसिएटिव इंटरचेंज मैकेनिज्म। दूसरा एसोसिएटिव इंटरचेंज मैकेनिज्म, सहाचर्य विनिमय क्रियाविधि IA। इस मैकेनिज्म में जो ट्रांजिशन स्टेट है या इंटरमीडिएट है, वहाँ पर जो एसोसिएशन है, बॉन्ड निर्माण का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा डोमिनेंसी शो करता है, इसलिए इसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म या एसोसिएटिव इंटरचेंज मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में तो क्या कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव होगा उसमें मेटल और वाई लिगेंड का बीच का जो डिस्टेंस है वो जल्दी या स्पीडली कम होता है, बॉन्ड लेंथ मतलब वो मेटल आयन के पास जल्दी से आता है, जबकि डिसोसिएटिव में जो एक्स लिगेंड है वो फास्टली मेटल आयन से दूर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पहले पढ़े हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले भी हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले भी हो सकते हैं या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लीनियर भी हैं, ट्राइगोनल भी हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने 3 प्रकार की जो ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका VBT CFT उनके आधार पर अध्ययन किया था। यहाँ इस यूनिट में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो आप लोगों के सिलेबस में है, तो यहाँ हम उनके लिए अध्ययन करेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से प्लेटिनम, निकल और पैलेडियम का जो सेकेंड ऑक्सीजन स्टेट है उसके मुख्य रूप से बनते हैं और इन सभी में D8 विन्यास पाया जाता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो 4 लिगेंड मेटल आयन के साथ जुड़े रहते हैं वो चारों लिगेंड एक ही प्लेन में होते हैं। वो चारों लिगेंड एक ही प्लेन में होते हैं, वो उनका स्टेबल कंडीशन है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अब यदि कोई दूसरा लिगेंड इसके साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो लिगेंड इस स्क्वायर प्लेनर का जो प्लेन है, अगर हम मानते हैं कि वो XY प्लेन में ही चारों लिगेंड मेटल आयन के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो नया आने वाला लिगेंड है वो उस प्लेन के ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से मेटल आयन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर और नीचे वाले प्लेन में कोई लिगेंड नहीं है, तो वहाँ उस लिगेंड को बहुत कम प्रतिकर्षण फील होगा। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किसी नए लिगेंड के साथ मेटल कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन का इंटरेक्शन करना आसान होता है। अतः स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म या एसोसिएटिव इंटरचेंज मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। जैसे
यहाँ पर प्लेटिनम सेकेंड की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जनरल रिएक्शन है, एक्स लिगेंड का वाई लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया और हमें नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त हो गया। ये जो रिएक्शन है ये नीचे इस प्रकार से 2 स्टेप में कंप्लीट हुई। फर्स्ट स्टेप में जो वाई लिगेंड है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है, इस प्रकार से यहाँ प्लेटिनम है, L3X, इस प्रकार का से ये एक प्लेन में है। तो ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन इंट्रैक्शन करने के लिए फ्री है। इस कारण जो वाई लिगेंड है वो लिगेंड आसानी से इंट्रैक्शन कर रहा है और ये इंट्रैक्शन करके इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, बॉन्डिंग कंडीशन में आ रहा है, जिससे प्लेटिनम की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी बढ़ रही है। क्योंकि वैलेंसी बढ़ रही है तो अनस्टेबिलिटी आ रही है। इस कारण से ये स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। फिर जब ये बन जाता है तो यहाँ पर जो एक लिगेंड है एल या एक्स में से वो बाहर निकल गया और वाई लिगेंड पूरी तरह से बॉन्डिंग कंडीशन में आ गया और इस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म हो गया, या हम इसको इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब प्लेटिनम के लिए हम इस मैकेनिज्म का स्टडी करेंगे, इसका काइनेटिक स्टडी करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं इसे अभिक्रिया वेग कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये लेबाइल होगा या इनर्ट होगा। तो आज इतना ही। कल हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसमें ट्रांस इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ट्रांस इफेक्ट के बारे में, उसका जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके।